हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस। तो फिर से कंटिन्यू करते हैं टॉपिक वाइज सीरीज को फॉर टीजीटी एंड पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम्स। और अब हम बात कर रहे हैं जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ये एग्जाम पोस्टपोन हुआ है और जल्द ही डी ट्रिपल एस बी आपके सामने एक नोटिफिकेशन के थ्रू डेट को भी अनाउंस कर देगा। तो अपनी तैयारी को प्रॉपर वे में मेंटेन रखिए और मॉक टेस्ट को ज़रूर लगाइए। तो ये क्लासेस फिर से कंटिन्यू हो गई है और प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर का पार्ट नंबर 2। आज उसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 3 में। और इसके बाद मैं एक नया सब्जेक्ट लेके आऊंगी आपके साथ और फिर डिस्कस करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन में देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम: बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में कुछ ऑप्शंस है जो आपको मैच करने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं क्या इसका राइट आंसर होने वाला है। देखो सबसे पहला क्या है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। आपने सबसे पहले पढ़ा होगा बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को। ये बहुत ही पुराने टाइम में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसमें होता क्या था, सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक बैच बनाते थे और उन सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब को एक ही बैच में कंप्लीट करने का ट्राई करते थे। उस टाइम पर पंच्ड कार्ड्स का इस्तेमाल करते थे डेटा को इनपुट और आउटपुट देने के लिए, ठीक है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या थी कि सिर्फ एक ही जॉब एक टाइम पर एग्जीक्यूट हो पाती थी। इसका मतलब अगर वो जॉब आईओ रिक्वेस्ट के लिए जाती है तो उस टाइम पर सीपीयू आइडल रहेगा। दैट वाज द बिगेस्ट लिमिटेशन फॉर द बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, जो फर्स्ट है इसको हम मैच करेंगे सीपीयू आइडल टाइम के साथ, बिकॉज बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में सीपीयू आइडल रहता था अगर वो जो प्रोसेस है वो आईओ रिक्वेस्ट के लिए जा रही है, ठीक है। ओनली वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम, ये इसका मेन क्या था, फीचर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखो मल्टी प्रोग्रामिंग जो है उसमें भी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस नहीं होते थे। इसमें होता क्या है कि हम बहुत सारे प्रोसेसेस को रैम में जाके रख देते हैं और अगर कोई प्रोसेस आईओ रिक्वेस्ट के लिए जा रहा है तो उस टाइम पर सीपीयू किसी दूसरे प्रोसेस को रैम में से लेके सीपीयू एलोकेट करवा देगा। इसका मतलब कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचेस है वो नहीं हो रहे यहाँ पे, लेकिन अगर प्रोसेस खुद से सीपीयू को छोड़ के आईओ रिक्वेस्ट को फुलफिल करने जाएगा उस टाइम पर सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, वो दूसरे प्रोसेस को सिलेक्ट करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा सीपीयू पे। इसका मतलब यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब ऑब्वियस सी बात है अगर सीपीयू आइडल नहीं है तो जो भी रिसोर्सेज है उसे अच्छे मैनर में यूटिलाइज यहाँ पे करा जा रहा है। थर्ड जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और जो ये वाला हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये होता है प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता है प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सीपीयू खुद से जो करंट रनिंग प्रोसेस है उसे छोड़ के दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने चला जाता है। इसमें होता क्या है, टाइम शेयरिंग नाम से ही क्लियर है कि हर एक प्रोसेस के लिए एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम डिसाइड है। हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम मिलता है एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर वो प्रोसेस उस टाइम क्वांटम में एग्जीक्यूट नहीं होता है तो उसको हम फिर से एक क्यू में लगा देते हैं और जब नेक्स्ट टाइम उसको टर्न मिलेगी तो फिर से उसे वही सेम अमाउंट ऑफ टाइम एलोकेट किया जाएगा। तो इस तरीके से सारे प्रोसेसेस को फेयर मैनर में सेम अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है एग्जीक्यूट करने के लिए। इसे हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट स्विचेस भी होते हैं और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अब ऑब्वियसली किसी प्रोसेस को वेट नहीं करना पड़ रहा, सारे प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है वो बेटर हो जाता है, वो कम हो जाता है एज कंपेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम।
नेक्स्ट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें रियल टाइम की, तो यहाँ पर क्या होता है कि टाइम बाउंडेशन के साथ होते हैं। मतलब यहाँ पे जो हमारा टास्क है वो टाइम के अकॉर्डिंग कंप्लीट होगा। इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होती है हार्ड हार्ड आरटीओएस, एक होती है सॉफ्ट आरटीओएस। ठीक है, एक यहाँ पे होता है हार्ड रियल टाइम ओएस और एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। अब हार्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि जहां पर बिल्कुल भी डिले एक्सेप्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम रिस्ट्रिक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिसाइल सिस्टम का कोई लॉन्च है या फिर सैटेलाइट लॉन्च है, उस टाइम पर हम बिल्कुल भी टाइम में प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते, बिल्कुल भी टाइम डिले एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वहां पर जो ओएस काम करते हैं वो हार्ड रियल टाइम ओएस होते हैं। रियल टाइम पे वो काम करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी डिले वहां पे एक्सेप्टेड नहीं है। इवन सेकंड्स का या फिर माइक्रो सेकंड्स का भी टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके साथ हमारे पास होते हैं सॉफ्ट रियल टाइम ओएस। उसमें क्या होता है कि टाइम रिस्ट्रिक्शन तो है वहां पे, लेकिन इतना मैंडेटरी नहीं है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है। मतलब वहां पे जो सिचुएशन है दैट इज नॉट क्रिटिकल। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर आप गूगल पे किसी मैच का लाइव स्कोर देखते हो, तो कई बार क्या होता है कि एक्चुअली में मैच में जो ओवर है या जो बॉल है वो चेंज हो गई है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको वो जो चेंज है वो कुछ सेकंड्स के बाद दिखता है। तो उस टाइम पे जो डिले आपको मिल रहा है वो इतना क्रिटिकल नहीं है, उसे आप मैनेज कर सकते हो। तो वहां पर क्या है कि इतना मैंडेटरी, इतना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मान लो बैंकिंग सिस्टम में क्या होता है, आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन करी तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट ना होकर थोड़े बाद, थोड़े टाइम बाद रिफ्लेक्ट अगर होती है, कुछ सेकंड्स बाद, तो भी वो चीज वहां पे मैनेज कर दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा रियल टाइम ओएस। इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है ओएस की, जैसे कि नेटवर्क ओएस होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस होता है, इसके अलावा वी हैव क्लस्टर्ड ओएस, एम्बेडेड ओएस। तो एग्जाम में किसी भी टाइप ऑफ ओएस से क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब जो यहाँ पे फोर्थ वाला है, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा मीटिंग टाइम कंस्ट्रेंट। टाइम को देखते हुए यहाँ पे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा जाता है। तो यहाँ पे मैच कर लो कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट का डी है, सेकंड का सी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। टाइप ऑफ ओएस से ये मैचिंग पर बेस्ड एक क्वेश्चन था। तो इसमें अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको दो तीन ओएस के बारे में पता है, तो आप आराम से इसमें ऑप्शंस बना लेंगे। एलिमिनेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अ कंप्यूटर इंस्टॉलेशन हैज 1000 KB of main memory. Jobs arrive and finish in the following sequence. देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक मेन मेमोरी दी हुई है हमें 1000 KB की। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, जिस सीक्वेंस में जॉब्स या फिर प्रोसेसेस अराइव या फिर फिनिश हो रही है। तो यहाँ पे जॉब 1 आई पहले 200 KB, देन जॉब 2 आई 350 KB, देन जॉब 3 आई 300 KB। इसके बाद जॉब 1 फिनिश हो गई, देन जॉब 4 आई 120 KB, देन जॉब 5 150 KB एंड जॉब 6 70 KB। अब यहाँ आपको बताना क्या है, बिटवीन बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट विच वन विल परफॉर्म बेटर फॉर दिस प्रोसेस सीक्वेंस। अब आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं दो कैटेगरी, कॉन्टिग्यूअस एंड नॉन कॉन्टिग्यूअस मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। तो यहाँ पर जो कॉन्टिग्यूअस मेन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, इसमें हम पढ़ते हैं दो टाइप, स्टैटिक पार्टीशनिंग या फिर फिक्स्ड पार्टीशनिंग, या फिर एक होता है आपका डायनेमिक या फिर वेरिएबल पार्टीशनिंग। तो वेरिएबल पार्टीशनिंग में हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पे हम वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर डिस्कस करते हैं फर्स्ट फिट, नेक्स्ट फिट, बेस्ट फिट और वर्स्ट फिट को। तो उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है कि ये जो हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस को कौन सी एल्गोरिथम बिटवीन बेस्ट फिट एंड फर्स्ट फिट इसे प्रॉपर परफॉर्म कर सकती है। तो देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे करने के लिए आपको बेस्ट फिट और फर्स्ट फिट की फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको एक बार दोबारा से ब्रीफ कर देती हूँ। देखो, हम बात कर रहे थे वेरिएबल पार्टीशनिंग या फिर डायनेमिक पार्टीशनिंग की। जस्ट अ मिनट, देखो आपने जरूर से पढ़ा होगा डायनेमिक पार्टीशनिंग में होता है ये, एक मिनट।
तो देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आपने डायनेमिक, क्या हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है ये, दबाना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, वेरिएबल पार्टिशनिंग में आपने जरूर से पढ़ा होगा, डिफरेंट एल्गोरिथम्स होती है वेरिएबल पार्टिशनिंग, इसे हम डायनेमिक पार्टिशनिंग भी कहते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पहले वेरियस एलोकेशन मेथड्स में हम पढ़ते हैं बेस्ट फिट, फर्स्ट फिट। तो देखो फर्स्ट फिट होता क्या है। फर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या होते हैं, होल्स क्रिएट हो जाते हैं, उन होल्स को मैनेज करने के लिए हम इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट फिट में क्या होता है, जो भी आपको सबसे मतलब जो प्रोसेस आया है उस प्रोसेस से बड़ा होल जो आपको मिल जाता है, उसी होल में आपको क्या करना होता है, तो देखो फर्स्ट फिट में क्या होता है, हमें जो हमारा प्रोसेस है उसे एलोकेट करना होता है सबसे पहले होल में, जो कि सबसे बिग इनफ होता है। मतलब कि जो भी आपके पास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लेते हैं और रैम में जो भी हमें सबसे पहले होल मिलता है जो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कंटेन कर सकता है, उसी के अंदर हम उस जॉब को एलोकेट कर देते हैं, बाकी और लिस्ट को सर्च नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट फिट की, तो बेस्ट फिट में क्या होता है कि हम पूरे अपनी लिस्ट को सर्च करते हैं और सबसे छोटा होल जो कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बिग इनफ हो, उसमें उसको एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फिट में क्या होता है, मैं लिख देती हूँ आपके लिए, एलोकेट द फर्स्ट होल, फर्स्ट होल, सबसे पहले आपको जो होल बिग इनफ मिल जाता है उसी में एलोकेट कर देते हैं। एलोकेट द फर्स्ट होल दैट इज बिग इनफ, दैट इज बिग इनफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये फास्ट भी है और सिंपल भी है। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट फिट की, तो बेस्ट फिट में क्या होता है, हम पूरी इंटायर लिस्ट को सर्च करते हैं। ठीक है, तो सर्च द इंटायर लिस्ट, जितनी भी आपके पास होल्स अवेलेबल है उन सबको ये सर्च करता है। सर्च द इंटायर लिस्ट एंड allocate the smallest hole that is big enough, smallest hole that is big enough। अब इसका मतलब क्या, इसको समझने के लिए हम इस न्यूमेरिकल को परफॉर्म करके देख लेते हैं। दैट इज, यहाँ पे बिग लिख लेना, बिग इनफ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट फिट की हेल्प से क्या होता है, हमारा जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है वो कम से कम होता है। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो होता है हमारा, वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे मैं एक बार क्लियर कर लेती हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे जॉब 1 है, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4, जॉब 5 एंड जॉब 6। ठीक है, जॉब 4 के आने से पहले जॉब 1 कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं अपनी मेन मेमोरी। तो मैं यहाँ पे 2 डायग्राम बना रही हूँ, एक बना रही हूँ मैं फर्स्ट फिट के लिए और एक बना रही हूँ मैं बेस्ट फिट के लिए। देखो 1000 KB ऑफ मेन मेमोरी हमारे पास है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आया है जॉब 1, जो कि आपके पास कितना है, 200 KB का है। तो 200 KB हमने एलोकेट कर दी जॉब 1, J1 के लिए। एक काम करते हैं, J1 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 200 KB। ठीक है, 200 KB J1 को मिल गया है। इसके बाद J2 जो है उसको मिला हुआ है 350 KB, J2 को मिला हुआ है
250 KB। और जो J3 है टोटल ये हमारे पास 1000 KB है हमारे पास इन ऑल, ठीक है, मेन मेमोरी। और यहाँ पर जो J3 है उसे मिला हुआ है 300 KB। J3, तो इसे एक बार कैलकुलेट कर लो, 350 और 300 इज 650, 650 और 200 इज 850। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 850 हमारे पास ये रहा, और यहाँ बचा हमारे पास 150। 150 KB हमारे पास क्या है अभी, ये फ्री स्पेस है, ठीक है, अभी फ्री है इतना। अब क्या हुआ, आपका जॉब 1 फिनिश हो गया। तो जॉब 1 अगर फिनिश हो गया इट मीन्स ये जो स्पेस है हमारे पास ये खाली हो गया, जॉब 1 हमारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास आता है जॉब 4। जॉब 4 जो है वो आता है 120 KB का। जॉब 4 जो है J4 120 KB का है। अब अगर ये फर्स्ट फिट है तो फर्स्ट फिट क्या बोलता है, जो भी आपको पहला सबसे बिग इनफ होल मिले उसी में आपको एलोकेट करना है। तो यहाँ पर जो J4 है वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फिट इस वाले होल में आ सकता है। तो J4 हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे, बिकॉज 200 और 150 में से पहले हमें मिला 200 जो कि बिग इनफ है 120 KB के जॉब को रखने के लिए। तो यहाँ पे अगर J4 आ गया है तो ऑब्वियसली जो स्पेस बच गई है हमारे पास, ये बची कितनी, 200 माइनस 120 इज 80 KB की स्पेस हमारे पास अभी बच गई है, ठीक है। तो J4 यहाँ पे आ चुका है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे देखो इसके बाद हम बात करते हैं जॉब 5 की। जॉब 5 जो J5 है हमारे पास, वो हमारे पास आता है 150 KB का। तो जॉब 5 अगर 150 KB का है इट मीन्स उसे हम यहाँ पे एलोकेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है जॉब 6 जो कि 70 KB का है। तो जॉब 6 क्या है, 70 KB का, इट मीन्स जॉब 6 जो है वो 70 KB का है, तो वो इस वाले होल में एलोकेट करा जा सकता है। तो 80 KB यहाँ पर था, 70 KB वाला एलोकेट करा जा सकता है। इट मीन्स कि फर्स्ट फिट को अगर हम यूज करें तो हम इस पर्टिकुलर जो सीक्वेंस हमें दिया है इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब अगर हम सेम यही सीक्वेंस को परफॉर्म करते हैं बेस्ट फिट के साथ, तो देखते हैं बेस्ट फिट में क्या ये फॉलो होगा या फिर नहीं। तो जॉब 1 जो है अगेन हमारे पास 1000 KB की क्या है, मेन मेमोरी है। तो यहाँ पे जॉब 1 जो है वो है हमारे पास 200 KB। जॉब 2 जो है वो हमारे पास है 350 KB। जॉब 3 हमारे पास जो है वो हमारे पास है 300 KB, ठीक है। इसके बाद जॉब यहाँ पे आप देखो 350 प्लस 300 650 और 200 इज 850, यहाँ बचता है 150 KB रिमेनिंग जो खाली है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब 1 हो गई फिनिश, तो जॉब 1 को हम यहाँ से हटा देंगे, जॉब 1 हो गई फिनिश। जस्ट अ मिनट, ये हो गई फिनिश। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, दिस इज बेस्ट फिट, तो बेस्ट फिट पे हमें यहाँ पे J4 को एलोकेट करना है 120 KB। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 200 KB, यहाँ पे 150 KB है। तो जॉब 5 जो है वो, जॉब 4 जो है वो, जो सॉरी जो जॉब 4 है वो कहाँ पे आएगी। बेस्ट फिट क्या बोलता है, आपको वो वाला होल लेना है जो कि स्मॉलेस्ट होल हो लेकिन बिग इनफ हो। तो इसमें से 200 और 150 में से स्मॉलेस्ट कौन सा है, 150, लेकिन ये 120 से तो बड़ा ही है। इट मीन्स J4 आपका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 150 माइनस 120 30 KB का स्पेस बच गया है, ठीक है। अब क्या हो गया है, हमारे पास नेक्स्ट आया जॉब 5। तो जॉब 5 जो है हमारे पास वो हमारे पास आया 150 KB का, यहाँ पे J5। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा है हमारे पास वो बचा है कितना, वो बचा है हमारे पास 50 KB का। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास जो जॉब आई है वो आई है जॉब नंबर 6 70 KB। अब यहाँ 50 KB है और यहाँ 30 KB है। इट मीन्स हमारे पास प्रॉपर स्पेस अवेलेबल नहीं है जॉब 6 को एलोकेट करने के लिए। तो जॉब 6 यहाँ पे एलोकेट नहीं करी जा सकती, जॉब 6 को रैम में जगह नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो बेस्ट फिट एल्गोरिथम है वो एल्गोरिथम इस सीक्वेंस के लिए प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे हम उसे एलोकेट नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब
कि सिर्फ फर्स्ट फिट एल्गोरिथम ही प्रॉपर वे में यहाँ पर परफॉर्म करी जा सकती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट फिट, ना कि बेस्ट फिट। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। Which of the following statement is true about semaphore? First statement is it can be implemented using software and second is it can be implemented using hardware. तो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है रिगार्डिंग सीमाफोर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हमें कि होता क्या है सीमाफोर। देखो सीमाफोर एक टेक्निक है या फिर आप बोल सकते हो एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हैंडल करते हैं, और जो भी क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम होती है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में, वहां पे इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सके। तो सीमाफोर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज काउंटिंग सीमाफोर एंड सेकेंड इज बाइनरी सीमाफोर। काउंटिंग सीमाफोर जो होते हैं उसकी वैल्यू होती है -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, और बाइनरी सीमाफोर होते हैं 0 और 1, दो ही वैल्यू होती है इसकी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम ऑपरेशंस का भी इस्तेमाल करते हैं, और वो ऑपरेशन होते हैं हमारे पास डाउन, या फिर इसे आप बोल सकते हो वेट, और एक होता है हमारे पास अप, या फिर इसे आप बोल सकते हो सिग्नल। ठीक है, इसे हम P और V भी कहते हैं। इसे हम बोलते हैं P, इसे हम बोलते हैं V। तो इस तरीके से हम इस मेथड से हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को मैनेज करते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज अ कंप्यूटर सिस्टम हैज 7 टेप ड्राइव्स, देयर आर n processes competing for them, each process may need 2 tape drives, what is the value of n फॉर विच द सिस्टम इज गारंटेड टू बी डेडलॉक फ्री? तो यहाँ पे डेडलॉक पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला हुआ है कि जो टेप ड्राइव्स है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज जो है टेप ड्राइव्स है हमारे पास, वो दी हुई है 7। ठीक है, 7 दी हुई है, और कितने प्रोसेस यहाँ पर होंगे हमें निकालना है। मान लेते हैं अगर n प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस की जो नीड है वो कितनी है? 2 टेप ड्राइव्स की है। तो हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जिसमें डेडलॉक ना हो। तो ध्यान से देखो, अगर हमारे पास 7 टेप ड्राइव है, अगर हम बात करें मैक्सिमम वैल्यू की, तो मान लेते हैं लेट कि हमारे पास 7 ही प्रोसेस है, P1 P2। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बेस्ट ये होता है कि आप लेट उतने ही कर लो जितने आपको दिए हुए हैं आपके रिसोर्सेज। तो 7 रिसोर्स है, हमने मान लिया कि 7 ही हमारे पास प्रोसेस है, P5 P6 और P7। अब हमारे पास अगर 7 ही प्रोसेस है और 7 ही रिसोर्स है, तो मतलब हमने यहाँ पे सबको एक एक दे दिया 1 1 1 1 1 1 एंड 1। ठीक है, हमने यहाँ पे सबको एक एक टेप ड्राइव दे दी है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? लेट हम मान लेते हैं n की वैल्यू कितनी है? 7 है, कि हर एक प्रोसेस ने एक टेप ड्राइव को होल्ड कर रखा है और वो दूसरे टेप ड्राइव के लिए वेट कर रहे हैं। अब क्योंकि सारे प्रोसेस के पास अपना अपना एक एक टेप ड्राइव है, लेकिन उनकी नीड कितनी है? 2 की नीड है, मतलब सभी के सभी प्रोसेस एक और टेप ड्राइव के लिए वेट कर रहे हैं, और कोई भी जो प्रोसेस है वो अपने टेप ड्राइव को नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी डेडलॉक की, क्योंकि जो प्रोसेस ऑलरेडी रिसोर्स लेके बैठा है वो अपने रिसोर्स को नहीं छोड़ रहा है। तो यहाँ पे वो अपने प्रोसेस अपने रिसोर्स को होल्ड करके बैठा हुआ है, और साथ में वो दूसरे के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जबकि कोई और हमारे पास अवेलेबल नहीं बचा है। इट मीन्स कि 7 प्रोसेस के साथ तो डेडलॉक आएगा, लेकिन हमें क्या बोला है कि मैक्सिमम नंबर निकालो लेकिन डेडलॉक नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करो, n की वैल्यू कम कर दो एक नंबर, तो क्या हो जाएगा? अब अगर हमारे पास 6 प्रोसेस है, अब अगर हमारे पास 6 प्रोसेस है और हमने यहाँ पे जो टेप ड्राइव है वो दी 1 1 1 1 1, 5 हम दे चुके हैं और यहाँ पे हम 2 दे देते हैं। तो इस वाले प्रोसेस की जो पूरी नीड है वो कंप्लीट हो गई है। जैसे ही इसकी नीड कंप्लीट हो जाएगी ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और फिर ये अपने रिसोर्स को छोड़ देगा। तो फिर उसके बाद ये 2 टेप ड्राइव हो गई फ्री, और फिर ये बाकी किसी प्रोसेस को मिल सकती है। मतलब कि अगर n की वैल्यू 6 है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में यहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए n की वो होनी चाहिए 6। तो
n इज इक्वल टू 6 मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। ये जो क्वेश्चन है ये चैलेंजिंग क्वेश्चन था, और जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन पे चैलेंज किया गया था और फिर आंसर की में इसको रिवाइज कर दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग n इज इक्वल टू 6 एक मैक्सिमम वैल्यू है n की, जिसमें डेडलॉक नहीं होगा। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। वो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल रिसोर्सेज प्लस टोटल, जस्ट अ मिनट, प्लस टोटल प्रोसेसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टोटल डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिसोर्स कितने हैं हमारे पास? 7 है, प्लस टोटल प्रोसेस कितने हैं? n है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिमांड। तो डिमांड एक की कितनी है? 2 है, और टोटल कितने हमारे पास? n है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। देखो यहाँ पे ध्यान से, 7 प्लस n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2n, मतलब 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे अगर इसे सॉल्व करें हम तो ये हमारे पास बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे इसको ले जाऊं तो ये हो जाएगा n। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे n की क्या वैल्यू रखोगे कि ये कंडीशन आपकी सही रहेगी? n की वैल्यू अगर मैं 6 रखती हूँ, 6, तो यहाँ पे देखो 6 अगर मैं रखती हूँ तो ये वाली कंडीशन फुलफिल है। लेकिन अगर मैं जैसी n की वैल्यू 7 कर देती हूँ, मैक्सिमम की बात कर रही हूँ इसलिए मैंने 6 ली है, तो 7 पे ये जो कंडीशन है ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। 7 7 से बड़ा नहीं होता है, इट मीन 6 ही यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है। तो फॉर्मूले से निकालो या फिर आप रैंडमली ऐसे निकालो, दोनों ही मेथड से आपका n की वैल्यू 6 ही आएगा। इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ही रॉन्ग दिए गए थे, दैट्स वाई ये क्वेश्चन चैलेंज किया गया था बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, इसको डेफिनेटली आप याद कर लीजिए कि अगर आपको कभी भी डिमांड निकालने को आए या फिर नंबर ऑफ रिसोर्स निकालने को आए या फिर नंबर ऑफ प्रोसेस निकालने को आए, फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज प्लस टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल डिमांड। और डिमांड कैसे निकालोगे आप? अगर एक की डिमांड 2 है तो n की डिमांड कितनी होगी? 2n। तो इस तरीके से आपका आंसर आराम से आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये मैंने इसका प्रॉपर सोल्यूशन भी दे रखा है, इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करके जरूर से पढ़ लीजिएगा, आपको डेफिनेटली इसका आंसर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग थ्रेड्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो ये क्वेश्चन है वो है थ्रेड्स से, जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेड्स बेसिकली होते क्या है? थ्रेड्स लाइट वेट प्रोसेसेस होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी प्रोसेस के अंदर सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होते हैं हमारे थ्रेड। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, द थ्रेड्स इन अ प्रोसेस आर विजिबल टू अदर प्रोसेसेस। एक प्रोसेस के जो थ्रेड्स होते हैं वो दूसरे प्रोसेसेस को विजिबल होते हैं। या फिर एक और स्टेटमेंट है, अ थ्रेड इज स्ट्रिक्टली प्राइवेट रिसोर्स ऑफ अ प्रोसेस। एक जो प्रोसेस है उसके जो थ्रेड्स है वो उसके प्राइवेट रिसोर्स होते हैं और वो किसी से शेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक है। थ्रेड जो होते हैं वो प्राइवेट रिसोर्स होते हैं किसी भी प्रोसेस के। एक प्रोसेस के थ्रेड दूसरे प्रोसेस को विजिबल नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, सो थ्रेड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम बोल सकते हैं कि थ्रेड्स जो है वो हमारे सीपीयू यूटिलाइजेशन की एक बेसिक यूनिट होती है। तो आपने दो टाइप ऑफ थ्रेड पढ़े होंगे, कर्नल लेवल थ्रेड जिन्हें हम कर्नल थ्रेड भी कहते हैं, और एक आपने पढ़ा होगा यूजर थ्रेड। ठीक है, यूजर थ्रेड। इनके बीच का मेजर डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, और कई बार आपसे पूछते हैं डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड प्रोसेस। तो आपको ध्यान यही देना है कि थ्रेड्स और प्रोसेस में मेन डिफरेंस ये है कि जो थ्रेड्स होते हैं, अगर हम बात करें थ्रेड्स की, तो वो क्या है? वो हमारे प्रोसेस के ही मल्टीपल टास्क होते हैं। थ्रेड को हम बोल सकते हैं, थ्रेड जो है वो शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? सेम कोड एंड डेटा फाइल्स। थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में थ्रेड्स जो होते हैं वो आपस में सेम कोड और डेटा या फिर फाइल्स को शेयर करते हैं। ठीक है, बट हैविंग
डिफरेंट स्टैक और रजिस्टर। ठीक है, स्टैक एंड रजिस्टर इनके इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन कोड और डेटा फाइल्स इनकी शेयर रहती है। और अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो हर एक प्रोसेस के पास अपना खुद का कोड है, खुद के स्टैक है, खुद के रजिस्टर और खुद के डेटा और फाइल्स है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान देना, कई बार पूछते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में क्वेश्चन आता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होता है वो किस में फास्ट होता है, थ्रेड में या फिर प्रोसेस में। तो ऑब्वियस सी बात है कि थ्रेड में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्रोसेस। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग प्रोसेसेस एंड थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगेन जो क्वेश्चन है वो प्रोसेस और थ्रेड से ही आया हुआ है। देखते हैं क्या है। फर्स्ट इज थ्रेड्स इनकैप्सुलेट्स कॉन्करेंसी विद इन अ प्रोसेस, एंड सेकेंड इज प्रोसेस इनकैप्सुलेट्स प्रोटेक्शन विद इन द सिस्टम। तो यहाँ बोला हुआ है कि जो थ्रेड्स होते हैं प्रोसेस के अंदर, उनकी वजह से कॉन्करेंसी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। कॉन्करेंसी का मतलब होता है कि प्रोसेस में जो मल्टीपल थ्रेड है वो सारे एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, तो कॉन्करेंसी तो होती है। और यहाँ बोला हुआ है प्रोसेस इनकैप्सुलेट्स प्रोटेक्शन। बिल्कुल ठीक बात है। जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में था कि प्रोसेस जो होता है उसकी स्ट्रिक्टली प्राइवेट रिसोर्स होता है उसका थ्रेड, तो इसका मतलब प्रोसेस प्रोटेक्शन को इंकैप्सुलेट करता है, उसके थ्रेड स्ट्रिक्टली प्राइवेट होते हैं, उसकी एंटिटी होते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको थ्रेड्स को अच्छे से पढ़ना है। इसके आगे मल्टी थ्रेडिंग भी होता है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। मल्टी थ्रेडिंग के मॉडल होते हैं लाइक मैनी टू मैनी, 1 to 1, मैनी टू 1, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पर्वर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर बनेगा मेलिशियस सॉफ्टवेयर। देखो, पर्वर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ही होता है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मालवेयर की, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको डिजाइन किया हुआ है ताकि वो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर ले सीक्रेट मैनर में। मतलब जो यूजर है, जिसका वो सिस्टम है, उसके कंसर्न के विदाउट हैविंग इट्स कंसर्न क्या कर रहे हैं हम, उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं, उसे डैमेज कर रहे हैं और सिस्टम की जो इंफॉर्मेशन है उसे यूज कर रहे हैं। तो जो बेसिकली जो मालवेयर है या फिर जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम में आएगा कैसे, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप देखते हो कि स्पैम मैसेजेस होते हैं ईमेल के ऊपर, तो ईमेल अटैचमेंट्स हो सकती हैं। या फिर अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है तो उस टाइम पर भी कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में एंटर कर सकता है। जैसे मान लो वहाँ पे बहुत सारे आपको मैसेजेस मिलते हैं, अगर आपने वहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया है, फिर कुकीज वगैरह के थ्रू भी कई बार मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आ जाता है। और इनका मेन काम क्या होता है, आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना और जो भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में स्टोर्ड है उसे डैमेज करना। तो यहाँ पे परवर्स सॉफ्टवेयर का एक और नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, या फिर इसे आप मालवेयर भी कह सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ बोला गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। देखो, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंटरप्ट ड्रिवन। बिल्कुल ठीक बात है। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इंटरप्ट आते रहते हैं और यहाँ पे इंटरप्ट को हैंडल करने के लिए इंटरप्ट हैंडलर नाम का एक सॉफ्टवेयर भी रहता है। द प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन अ कंप्यूटर इज द कर्नल। बिल्कुल ठीक बात है। कर्नल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ओएस का, जो कि हर वक्त रन करता रहता है हमारे कंप्यूटर पे जब तक आपका सिस्टम ऑन है। अ बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज लोडेड एट पावर अप और रीबूट। बिल्कुल ठीक बात है। बूटस्ट्रैप जो प्रोग्राम है वो जब आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, मतलब जब हम कर रहे हैं कोल्ड बूटिंग उस टाइम पे भी, और रीबूट मतलब वार्म बूटिंग, दोनों टाइम पर क्या होता है, आपका बूटस्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ बोला हुआ है A trap is a hardware generated interrupt caused by an error or a user request। ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। देखो, जो ट्रैप होता है ना वो हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट नहीं होती बल्कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैप होता है, ना कि
आपका हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट का नाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका आइडिया होना चाहिए। इंटरप्ट दो तरीके से आ सकती है, या तो हार्डवेयर से या तो सॉफ्टवेयर से। लेकिन जो इंटरप्ट आपकी सॉफ्टवेयर जनरेट करता है उसे हम ट्रैप भी कह सकते हैं। इससे होता क्या है, ट्रैप बेसिकली है क्या, ट्रैप एक सिग्नल है जो आपका सॉफ्टवेयर सेंड कर रहा है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, क्या बताने के लिए कि आपको एक इमीडिएट एक्शन लेना है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, और जो इंटरप्ट होता है वो हमारा हार्डवेयर जनरेट करता है। जैसे कि जब कोई भी आपका पेरिफेरल डिवाइस ये कोई डिमांड कर रहा है, फिर कोई उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो उसको दिखाने के लिए जो हार्डवेयर सिग्नल सेंड करता है उसे इंटरप्ट कहते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए कि जो हमारा इंटरप्ट है वो इंटरप्ट दो कैटेगरीज में हो सकता है, या तो हार्डवेयर के थ्रू हो सकता है या फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है। लेकिन जब सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका इंटरप्ट होता है तो उसे हम ट्रैप कहते हैं। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के थ्रू इंटरप्ट होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई सॉफ्टवेयर रन कर रहे हो, उसके अंदर डिवाइड बाय जीरो की प्रॉब्लम आ गई या फिर कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो वहां से भी आपका इंटरप्ट जनरेट हो सकता है, जैसे हम ट्रैप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर से आप और कुछ पॉइंट्स पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगर यहाँ पे लिखा होता सॉफ्टवेयर तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होने वाली थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज, इन अ डिस्क सिस्टम विद 100 सिलेंडर्स द रिक्वेस्ट टू एक्सेस द सिलेंडर अकर इन फॉलोइंग सीक्वेंस। तो ये जो क्वेश्चन है आया हुआ है डिस्क शेड्यूलिंग से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एज्यूमिंग दैट द हेड इज करेंटली एट सिलेंडर 50, तो यहाँ पे हेड की करंट जो पोजीशन है वो दी हुई है। Then what is the time taken to satisfy all the requests if it takes only 1 second to move from the one cylinder to another? अब डिस्क शेड्यूलिंग आपने अगर पढ़ा है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं SSTF, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SSTF। इस एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हम बहुत सारे एल्गोरिथम यूज करते हैं, जैसे कि FCFS, स्कैन, लुक, सी स्कैन, सी लुक। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं पहले हम कि डिस्क शेड्यूलिंग होती क्या है, डिस्क शेड्यूलिंग का मतलब क्या है। देखो, किसी भी जो आपका रीड राइट हेड है, अगर उसे किसी भी रिक्वेस्ट पे पहुंचना है तो उस रिक्वेस्ट या फिर उस ट्रैक पे पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगने वाला है उसे हम बोलते हैं सीक टाइम। ठीक है, और हमारे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का मतलब यही है कि हम सीक टाइम को कितना कम कर सकते हैं। तो उसी सीक टाइम को गोल रखते हुए हमें बहुत सारी एल्गोरिथम्स को देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ एक ही एल्गोरिथम पूछे एंड दैट इज SSTF। और बोला क्या है कि SSTF का इस्तेमाल करके हमें कितना टाइम लगने वाला है सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं अपने सिलेंडर्स को। तो यहाँ पे 0 से लेके 99 तक होगा, बिकॉज टोटल क्या है आपके पास 100 है। और जो रीड राइट हेड है वो दिया हुआ है आपको कितना, 50 पे दिया हुआ है, 50 मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक है, अब आपको ये सारी रिक्वेस्ट आपको दी हुई है, इसे आपको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा, 2, देन 4, 6, 7, 10, 15, 19, 20, 34। इसके बाद यहाँ पे, एक मिनट, वी हैव 83। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपनी सारी रिक्वेस्ट लिख ली है। यहाँ पे देख लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं SSTF के साथ। SSTF में होता है कि हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारे रीड राइट हेड से सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, सबसे शॉर्टेस्ट ट्रैक कौन सा है, उसी की तरफ हमें जाना है। तो 50 से हम कहाँ जाएंगे, देखो 50 से 34 पास है या फिर 83 पास है। ऑब्वियसली 50 से हमारा 34 पास है। अगर हम माइनस भी करें तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से,
यहाँ से हमें मिलता है कितना 16, और अगर हम यहाँ से बात करें तो हमें मिलेगा यहाँ पे कितना 33। तो मतलब यहाँ से हम इस रिक्वेस्ट पे जाएंगे। अब 34 के बाद हमें हमें क्या पास पड़ रहा है, ऑब्वियसली 20 पास पड़ रहा है, देन 19, 15। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल होती जाएगी। तो हमें नियरेस्ट वाले ट्रैक पे जाना है, देन 10 पे जाएगा, देन 7, देन 6, देन 4, देन 2। ठीक है, अब 2 के बाद क्या होगा, हमारी सारी लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वेस्ट फुलफिल हो चुकी है, तो हमें अब जाना है राइट हैंड साइड। तो 2 से सबसे पास क्या है हमारा, फिर 83 हमारी लास्ट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ चला जाएगा। इस तरीके से आपने प्लॉट करा अपना SSTF के लिए डायग्राम। अब करना क्या है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम यहाँ पे कितना लगा आपको। तो 50 से लेके आपका कितना है 2 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 50 माइनस 2, और इसका आंसर आएगा 83 माइनस 2। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को माइनस कर देना है। तो यहाँ से मिलेगा आपको 48, और यहाँ से हमें मिलने वाला है कितना 81। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास टाइम है वो कितना हो गया 48 प्लस में 81। इसे अगर हम ऐड करेंगे वी विल गेट 129। अब क्योंकि 120 टाइम है, 129 आपका आंसर आ रहा है, तो 129 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 सेकेंड पे, बिकॉज एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर पे आने के लिए 1 सेकेंड लग रहा है हमें। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 129 सेकेंड्स। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे कोई और एल्गोरिथम दी होती तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर वेरी कर सकता था। ठीक है, तो टेक द स्क्रीनशॉट, और मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ डिस्क आर्किटेक्चर के बारे में। देखो, इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास होता है हमारा स्पिंडल। दिस इज स्पिंडल, और स्पिंडल पे क्या होता है, आपके अलग अलग प्लेटर्स लगे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये देखो, ये जो बीच में है ये हमारा होता है स्पिंडल, जो इन सारे प्लेटर्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके साथ यहाँ पे एक होता है रीड राइट हेड, कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है एक्चुएटर आर्म। ठीक है, जहां से रीड राइट हेड कनेक्ट होने वाला है एक्चुएटर आर्म, जो कि मूव करती रहती है। ये हमारे पास है क्या, रीड राइट हेड। इस तरीके से हर एक पर्टिकुलर प्लेटर के लिए आपके पास एक अलग से रीड राइट हेड रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये क्या है, रीड राइट हेड है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। रीड राइट हेड। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या होता है, अब हर एक प्लेटर पे दो सरफेस है, एक तो अपर सरफेस हो गई और एक क्या हो गई, इसके नीचे की सरफेस, दैट इज लोअर सरफेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक डिस्क आर्किटेक्चर। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो हमारा रीड राइट हेड है ये आपका क्या है, एक ही डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, मतलब ये होता है यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, जो हमारा रीड राइट हेड है वो हमारा क्या करता है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करता रहता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा, हमारे पास होते हैं प्लेटर्स। प्लेटर्स के बाद हमारे पास क्या होती है, सरफेस होती है। सरफेस के बाद हमारे पास क्या होते हैं, ट्रैक्स होते हैं। ये जो अलग अलग आपको रिंग दिख रही है क्या है, ट्रैक्स है। और ट्रैक्स के अंदर इस तरीके से डिवीजन होता है, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, इस तरीके से इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ट्रैक्स के अंदर हमारे पास होता है सेक्टर, और सेक्टर के अंदर जाके हमारा डेटा स्टोर होता है। आपको बताना है कि एक सेक्टर में कितना डेटा स्टोर होता है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी रिप्रेजेंटेशन होती है। ध्यान क्या देना है कि जो हमारे ट्रैक्स बनने वाले हैं
जैसे मान लो ये हमारे पास ट्रैक्स है, इस ट्रैक के अंदर क्या है, ये अलग अलग क्या है, सेक्टर है, इस तरीके से। तो ये ट्रैक 1, ये ट्रैक 2 और ये क्या है, अलग अलग सेक्टर्स है। ठीक है, अब सेम टाइप की जो ट्रैक्स होते हैं, जैसे मान लो प्लैटर 1, प्लैटर 2, प्लैटर 3 में जो प्लैटर 1 के अंदर ट्रैक 0 है, जो प्लैटर 2 के अंदर ट्रैक 0 है और जो प्लैटर नंबर 3 में ट्रैक 0 है, उन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम बोलते हैं सिलेंडर 0। इस तरीके से सिलेंडर्स बनते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो इस तरीके से यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा इन अंदर वालों का, ये बनेगा सिलेंडर नंबर 0, फिर बाहर बनेगा सिलेंडर नंबर 1, फिर 2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है आपका डिस्क का आर्किटेक्चर, मतलब हार्ड डिस्क का बेसिक आर्किटेक्चर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक मैचिंग है, डिस्क शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एंड डेडलॉक, और राइट हैंड साइड में है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, बैंकर्स एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट सीक टाइम, या फिर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। तो आपको पता है डिस्क शेड्यूलिंग इसमें से कौन सी एल्गोरिथम है, वो कौन सी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये वाली है हमारे पास, या फिर ये वाली है, इनमें से कौन सी है आपको पता है। यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि कम से कम टाइम में हम कैसे डिजायर्ड ट्रैक पे पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ये है फर्स्ट का हो जाएगा सी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो होती है हमारी सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, इसके बाद पेज रिप्लेसमेंट हमारी होती है लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब इसे हम बोलते हैं एलआरयू शॉर्ट फॉर्म में। और डेडलॉक को रिमूव करने के लिए डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम होती है बैंकर्स एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बना आपका फर्स्ट का हो गया थर्ड, सेकंड का हो गया फर्स्ट, थर्ड का हो गया फोर्थ और फोर्थ का हो गया सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंफॉर्मेशन अबाउट ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय डैश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखो क्या है, पीसीबी मतलब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, शेड्यूलर, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड प्रोग्राम काउंटर। देखो यहाँ बोला गया है हर एक प्रोसेस की जो इंफॉर्मेशन होती है वो ओएस कहाँ मेंटेन करता है। तो जब भी कोई प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है तो उसकी जो इंफॉर्मेशन उसे हम स्टोर करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं पीसीबी। तो पीसीबी क्या है, काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। पीसीबी क्या है हमारा, डेटा का स्ट्रक्चर, जहाँ पे डेटा को हम स्टोर करते हैं। अब ये पीसीबी है क्या, जितने भी प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे स्टोर होती है, जिससे हम प्रोसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, हम मतलब ओएस कंट्रोल कर पाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो पीसीबी है वो बनता कहाँ पर है, रैम के अंदर स्टोर रहता है, यहाँ बनता है। और इसे क्रिएट कौन करता है, इसे ओएस क्रिएट करता है, तो क्रिएटेड बाय ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो एक पॉइंट समझना है वो ये है कि जब भी हम कोई प्रोसेस हमारे सिस्टम में आएगा, जो भी प्रोसेस आपका रैम में आएगा उसके अकॉर्डिंग एक ना एक पीसीबी तो होनी चाहिए, मतलब एवरी प्रोसेस विल गोइंग टू हैव इट्स ओन पीसीबी। ठीक है, इसके अलावा जो अलग अलग पीसीबीज होती हैं वो आपस में लिंक लिस्ट के थ्रू लिंक होती है। ठीक है, और एक चीज का ध्यान ये देना है कि जो हमारा न्यू प्रोसेस है, जैसे हम फॉर्क सिस्टम कॉल से बनाते हैं, वो प्रोसेस और जो नॉर्मल प्रोसेस है उन दोनों की जो पीसीबी है वो सेम तरीके से ही बनती है। ठीक है, दोनों की पीसीबी सेम तरीके से ही बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको माइंड में आ रहा होगा कि पीसीबी में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जाती है। तो यहाँ पे प्रोसेस की आईडी होती है, प्रोसेस की प्रायोरिटी होती है, प्रोसेस की स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर में क्या वैल्यू है, लिंक जितने होते हैं वो होते हैं, इसके बाद लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस होता है यहाँ पे। तो बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंडीशन फॉर रिसोर्स डेडलॉक। तो यहाँ बोला गया है डेडलॉक के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन जो है वो नहीं है। तो डेडलॉक होता क्या है, देखो जब दो या दो से ज्यादा प्रोसेस किसी ऐसे इवेंट के लिए वेट करते हैं जो फ्यूचर में कभी भी नहीं हो सकता, तो उसे हम बोलते हैं डेडलॉक। ठीक है, अब यहाँ पे डेडलॉक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है जिसके होने पर ही डेडलॉक हो सकता है, और वो कंडीशंस क्या होती है, वो होती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मतलब इसका मतलब नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज, जब एक प्रोसेस शेयर कर रहा है उसे तो बाकी नहीं करेंगे, म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं इसे। ये हमारी पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है डेडलॉक के लिए। सेकंड जो कंडीशन है वो क्या होने वाली है, वो होने वाली है हमारी नॉन प्रिम्पशन।
थर्ड जो कंडीशन होती है वो होती है हमारी होल्ड एंड वेट, मतलब प्रोसेस ने कुछ सोर्स होल्ड कर रखे हैं और कुछ के लिए वेट कर रहा है। और लास्ट होती है सर्कुलर वेट, जहां पे लूप बन जाता है, सर्कुलर वेट। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन नहीं है? सर्कुलर वेट तो है, नॉन शेयरेबल रिसोर्स को ही हम बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट भी है, लेकिन प्रिम्पशन नहीं होता। क्या होता है? नॉन प्रिम्पशन, मतलब कि जो आपका सीपीयू है वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रिंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली डेडलॉक हो सकता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन है इन ऑर्डर टू हैव अ डेडलॉक इन योर सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाते हैं, चेक करते हैं कि जो हमारी साइकिल है अगर वो बन रही है, अगर साइकिल बन गई इसका मतलब क्या है कि वहां पे सर्कुलर वेट है। सर्कुलर वेट अगर होगा तो डेडलॉक ऑब्वियसली होने वाला है। लेकिन इसमें भी 2-3 चीजें होती है, जैसे कि सिंगल इंस्टेंस वाले होते हैं, कुछ मल्टी इंस्टेंस वाले होते हैं, तो ये डिपेंड करता है। इसको जरूर से आप पढ़ लीजिएगा, आरएजी बोलते हैं इसे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा जो वेरियस मेथड्स होते हैं डेडलॉक को हैंडल करने के लिए, जैसे कि डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक प्रिवेंशन, इन सब को आपको पढ़ना है। बैंकर्स एल्गोरिथम पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी जरूर से ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं स्टार्ट करूंगी कोई नया चैप्टर। मैंने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने का ट्राई किया ऑपरेटिंग सिस्टम के। अब मैं शायद स्टार्ट करूंगी डेटा स्ट्रक्चर या फिर नेटवर्किंग, इनमें से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इधर डेटा स्ट्रक्चर करने वाले हैं हम स्टार्ट, और हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अब आपकी रेगुलरली आपकी क्लास होगी। तो अब रेगुलर वे में मैं तो अब रेगुलर मैनर में मैं ट्राई करूंगी आपकी क्लासेस हो, जिससे कि आपका कोई लॉस ना हो। और इस क्लास के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं, अपने चैप्टर्स रिवाइज रखने हैं, पेपर 1 को भी अच्छे से मैनेज करो ताकि आपका वो भी अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो आपको अगर आज की क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।